सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। उपस्थित हूँ मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए धनेश की जन्म कुंडली में धनेश की कितनी आवश्यकता है, सब जानते हैं। जिसके पास धन नहीं है वह बेचारा कहा जाता है, और जिसके पास धन है कभी कभी वो आवारा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे धन की ही नहीं, कुटुंब की भी। आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि आपका दूसरे घर का स्वामी कहाँ पर है। यह धन का मालिक है। अब धन का मालिक अगर लग्न में जाए तो क्या फल देगा? धन का मालिक धन में हो तो क्या फल देगा जातक के ऊपर? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। आपको इसकी आने वाले वीडियो में, आने वाले समय में कीमत पता लगेगी। चलिए हम चर्चा कर ही लेते हैं। जन्म कुंडली में धनेश कुटुंबेश भी होता है, वाणी का स्वामी भी होता है। धनेश बड़े मामा और बड़ी मौसी का घर भी होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन का स्वामी लगन में चला जाए, उस व्यक्ति के बारे में मैं कहता हूं कि वह धन खर्चा नहीं करता, बड़ा लोभी होता है। यूं मान लो कि वो व्यक्ति अपने ऊपर नहीं खर्चा करेगा, कंजूस होता है। दूसरे के ऊपर खर्चा कर देगा, अपनी शानो शौकत पर खर्चा कर देगा, लेकिन खुद न खा करके दूसरों को खिलाने की आदत। तो ये आदत बुरी भी नहीं है, अच्छी है। परंतु अत्यधिक संग्रह करके अनावश्यक अपने को सताना, ये बुरी बात है। चलिए हम एक सूत्र भी, पौराणिक सूत्र भी लेते हैं। सूत्र कहता है कि लग्न का धन का स्वामी अगर लग्न में हो तो व्यक्ति व्यवसायी होता है, उद्योगी होता है, बिजनेसमैन होता है। धनी तो होता ही है, और धनियों में उसका नाम होता है। दूसरे धनियों में उसको धनेश लग्न में होने पर अधिक धनाढ्य कहा जाता है। अब कहां तक सच है? यह फेमस होता है अर्थ के मामले में। धन व्यय विमुख कहा है, भोगी कहा है। धनेश लग्न में हो, भोगी कहा है। अब भोग ऐश्वर्य का कह सकते हो या फिर शारीरिक भोग कह सकते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु ये पत्नी का भी, गृहस्थ का भी परिचायक है, याद रखिएगा। इसलिए अगर यहाँ का स्वामी यहाँ है तो व्यक्ति भोगी हो, इसमें आश्चर्य क्या है भाई? जब धन है, वैभव है, सुख है और भोग न करे तो बेकार है। राजा से इस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, और इस व्यक्ति की स्त्री के नेत्र सजल, सुंदर, आकर्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्त्री के बारे में भी बताता है, ऐसा ग्रंथ कहता है, आचार्य कहते हैं। और मेरा भी ये मत है। धनेश अगर धन में ही बैठा हो तो जातक को धनवान बनाएगा, बशर्ते वहां पर कोई पाप ग्रह ना हो। यदि वहां पाप ग्रह हो जाए, मान लो वृष राशि है यहाँ पर, अब वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र के जो शत्रु हैं, सूर्य आदि, अगर यहाँ बैठ जाएं तो जातक के धन का पव्य भी करवाएंगे, जातक को विद्या पढ़ाई के समय डिस्टर्ब भी करेंगे, और जातक अपने परिवार से विमुख भी रह सकता है। यदि यहाँ राहु केतु जैसे ग्रह आ जाएं तो जातक को समस्याओं से घेर सकता है बचपन में। ऐसी अवस्था में जातक को प्रवास में रहना पड़ता है। कुटुंब में रह करके अगर पाप ग्रह होंगे तो वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है। अच्छा, जब दूसरे घर में पाप ग्रह होंगे धनेश के साथ में, तो नेत्र में दोष भी आएगा। हालांकि ग्रंथ कहता है जातक धनवान होता है, धार्मिक होता है, बहुलाभशील होता है, अधिक लाभ
करने वाला व्यक्ति होता है, फिर लोभी होता है, दानी भी होता है, कुटुंबवान, बड़ा कुटुंब वाला। लेकिन अगर धनेश शुभ है तब ऐसा होगा। अशुभ धनेश कब होगा वो चर्चा तो हम आपसे पहले कर चुके हैं। ठीक, अब हम धनेश को तृतीय स्थान पे ले आते हैं। यहां धनेश कौन है जन्म कुंडली में? मैं यहां बिठा देता हूं ग्रह, आप देख लें। धनेश यहां पर मूलतः शुक्र है। अब शुक्र खाली धनेश ही नहीं है, पत्नी के स्वामी का घर भी है यहां पर। आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी कोई भी लग्न हो सकता है, द्वितीय का स्वामी जो आपका होगा उससे आपको विचार करना है। धनेश जब धन में होगा तो व्यक्ति को जितेंद्रिय बनाता है, सुख सुविधाओं से युक्त करता है, वाणी सुंदर सुखद मधुर होती है। धनेश तीसरे स्थान में आ जाए, ये धनेश आपका धनेश जो भी है वो तीसरे स्थान में अगर आ जाए तो जातक के बारे में कहा गया है, सूत्र कहता है जातक व्यापारी होगा, बिजनेसमैन होगा, लेकिन जीवन में कलह रहेगी धन के कारण, और ऐसे व्यक्ति के अंदर विनय नहीं होता। तीसरा स्थान जो है क्षति स्थान है, इसलिए कलह रहेगी पारिवारिक। अगर द्वितीयेश, यहां तो शुक्र है, लेकिन अगर द्वितीयेश जैसे कर्क लग्न होता तो द्वितीयेश सूर्य हो जाता, अगर द्वितीयेश सूर्य हो जाए तो फिर जातक का भाइयों से बैर करवा देगा। और अगर मंगल हो जाए तो ऐसे जातक की वृत्ति चोर प्रकृति की हो जाएगी। मंगल कब होगा? यहाँ तुला लग्न हो तो, यहाँ मीन लग्न हो तो मंगल धनेश हो जाएगा। अगर मंगल धनेश होकर तीसरे घर में हो, सूर्य हो, तो अच्छा फल नहीं होगा। और यदि शनि हो धनेश, जैसे यहाँ पर धनु राशि हो या मकर राशि हो तो शनि हो जाएगा धनेश। तो शनि हो तो बंधुहीन, यानी भाई बंधुओं का, छोटों का सुख होगा ही नहीं। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि यदि द्वितीयाधिपति धनेश पाप ग्रह होता हुआ तृतीय स्थान में हो तो जातक उद्योगी, विक्रमी, जय और धन की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो उद्योगी, कलह प्रिय, चोर एवं चंचल होता है, क्योंकि यहां क्रूर ग्रह तो अपना लाभ देते हैं। चतुर्थ स्थान में यही धनेश अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो चतुर्थ स्थान सुख समृद्धि का स्थान है। चतुर्थ में जब धनेश बैठेगा तो जातक को मातृ पक्ष से धन लाभ होता है, मातृ पक्ष का सुख परम मिलता है, और पिता से भी इस व्यक्ति को द्रव्य प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अन्य पुरुषों के साथ उद्योग करने वाला होता है, दूसरों के साथ व्यापार सफल होता है, और यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। जब धनेश चतुर्थ में होगा तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, सत्य वक्ता होगा, दयालु होगा। अब इसका पराक्रम तो ये हो गया ना, धनेश का पराक्रम ये हो गया। इसलिए दूसरे भाव से अगर दूसरा भाव पड़े तो तीसरा पड़ता है, इसलिए दूसरे का दूसरा भाव कुटुंब भाई बंधुओं का भी माना जाएगा। यहां पराक्रम होता है तो ऐसा व्यक्ति जातक सत्यवादी होगा, असत्य नहीं बोलेगा, यह बात स्पष्ट है। दया भाव, तेज, ओज, ये सब होगा चौथे स्थान में होने से, और ये पब्लिक को अपने जान से ज्यादा चाहेगा। अगर ये राजनेता हो जाए तो पब्लिक के लिए बड़ा लाभ देगा। अगर पाप ग्रह हो धनेश तो दशा अंतरदशा जब उस ग्रह की आएगी तो माता को पीड़ा होती है। और ध्यान रहे, अगर पाप ग्रह हो, अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो
ये फल होता है। और पाप ग्रह दृष्ट हो तो दरिद्र और रोगी हो जाता है। धनेश चौथे घर में अगर ऐसा होगा तो दरिद्र और रोगी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम पंचम स्थान पर देखते हैं। धनेश पंचम स्थान पर पुत्र भाव में बैठा हुआ जातक को पुत्र से लाभ दिलाएगा। यहां पर बैठा हुआ धनेश जातक को अचानक लाभ दिलाएगा। लॉटरी जुआ सट्टा से भी लाभ दिला सकता है। तो पंचम स्थान है क्या? विद्या का भी है, विद्या में भी निपुण करेगा। गायन वादन आंतरिक विद्याओं का स्वामित्व, उपासक देव पूजा से इसको सिद्धियां मिलती हैं। आई थिंक शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है पंचम स्थान पर रहने से व्यक्ति कंजूस होता है, दुखी होता है, श्रेष्ठ करने से ख्याति लाभ होता है, विलासी और सुखी होता है, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो उदार होता है, क्रूर ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो कंजूस होता है, और उसके संतान दुखी और दुष्ट होते हैं यदि क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो। वो बात तो मान्य है। जब भी कहीं कोई ग्रह बैठेगा उसका विपरीत जो ग्रह होगा विरोधी तो अपना काम वो करेगा। यहां पर अगर दृष्टि डालेगा तो खराब करेगा। चलिए अभी हम इस चीज पर आगे चलते हैं। छठे स्थान पर, छठे स्थान पर यही धनेश हो जाए तो छठा स्थान शत्रु है। कमजोर होने पर छठे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति कर्जी हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। लेकिन यह व्यक्ति अगर शुभ है धनेश छठे घर में तो पैसा इकट्ठा करने में चतुर होगा। ये व्यक्ति धरती जमीन खरीदने का शौक होगा, लेकिन शत्रु के द्वारा उसके धन की हानि होती है, क्योंकि छठे घर में धनेश होने पर ऐसा होता है। और ये अपने शत्रु पर भारी भी पड़ेगा अगर शुभ है धनेश प्रबल है तो। अगर पाप ग्रह से दृष्ट है या युक्त है, द्वितीयेश पाप ग्रह हो तो जातक धनहीन होता है, शत्रुओं से पीड़ित होता है और दुष्ट खल लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला और विक्रमी विजयी होता है। लेकिन इसको पेट के रोग जैसे संग्रहणी रोग इत्यादि होने का इसको भय होता है। आई थिंक, और ये जीवन जब पापी और दुरात्मा ग्रह से युक्त हो जाएगा तो यह व्यक्ति पुनः दरिद्री हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह करेगा। इसलिए धनेश का छठे स्थान में बैठना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। शास्त्र भी कहता है। अच्छा, सप्तम स्थान पर जब धनेश होगा तो ये व्यापार का घर है, पार्टनरशिप का घर है। धन का सप्तम स्थान में होना पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति का योग बनाएगा। जातक की स्त्री धन संग्रह करने वाली होती है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। और श्रेष्ठ विलास भोगवती और आनंददायिनी पत्नी मिलती है इसको। इसलिए धनेश सप्तम में होना बहुत बड़ी बात है। अगर द्वितीयेश पाप ग्रह हो सप्तम में तो भी हमें ध्यान करना होगा। तो स्त्री को बांझ बना देगा, संतानहीन कर देगा। द्वितीयेश ये संतान के बारे में भी बताता है, क्योंकि संतान आती कहां से? स्त्री से है, पुरुष तो यहां से है। धनेश की चर्चा हो रही है तो यहां से भी संतान के पक्ष में देखा जाता है। तो अगर पाप ग्रह होगा सप्तम में तो स्त्री बांझ होती है, यानी निसंतान होती है। द्वितीयेश अगर खल ग्रहों से पीड़ित हो, अगर द्वितीयेश खल ग्रहों से पीड़ित हो, सप्तमस्थ हो तो यह सब चीजें खराब करेगा। लेकिन अच्छा है तो सप्तमस्थ होने से द्वितीयेश रूपवान धनवान बनाएगा, लेकिन थोड़ा चिंताएं देगा और संग्रहणी रोग से इसको भी पीड़ा देगा धनेश अगर सप्तम में बैठा होगा तो। अब सप्तम स्थान से उठ करके जब धनेश अष्टम में आएगा, पहले मैं यहां बिठा देता हूं शुक्र, क्योंकि रह न जाए, आप लोग देख रहे हैं।
शुक्र अगर यहाँ अष्टम धनेश आ जाए, हम शुक्र की बात नहीं कर रहे, धनेश अष्टम में आ जाए तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को बोलने का लहजा अच्छा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का पैसा मरेगा, ऐसे व्यक्ति का धन कुटुंब उसका साथ नहीं देगा। अब अंतर कलह से व्यापक रहेगा जीवन, और ये आत्महत्या पर कभी कभी उतारू कर देता है जातक को। विलासी, भोगी, रूपवान और धनवान भी बताया है। किन कंडीशन में? यदि मतलब द्वितीय स्थान पर जो स्वामी है वह अष्टम स्थान के साथ एक जैसा हो जाए, तब ऐसी अवस्था में उसको लाभ भी होता है। ऐसे जातक को पत्नी के सुख की कमी रहती है, और मित्र से संपत्ति लाभ और बड़े भाई का सौभाग्य इस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है, लेकिन भूमि प्राप्त करता है। धन भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में जाए तो जातक को भाग्यवान बनाएगा, धनवान बनाएगा, पैतृक सुख प्रदान करेगा, छोटे साले और सालियों का सुख प्रदान करेगा, ससुराल पक्ष अच्छा और उत्तम होगा। आफ्टर मैरिज इस व्यक्ति का भाग्योदय होता है और पैसा आता है। धनेश जब नवम घर में होगा भाग्य भाव में, तो धर्म कर्म में ऐसा व्यक्ति खर्चने में कोई कंजूसी नहीं करता, उदारता से खर्च करता है और पिता की सेवा करता है। पैतृक सुख भी इसको मिलता है। कुछ कंडीशंस हैं। अब देखा जाए तो पिता के लिए उदर संबंधी परेशानियां दे सकता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 9th से ये तीसरा घर सप्तम पड़ता है और छठा पड़ जाता है। छठे घर का स्वामी जब लग्न में आ जाए तो जातक के पिता को अंतर कलह से समस्याएं देगा, मानसिक परेशानियां, नेत्र के रोग इत्यादि दे सकता है। बाकी ये व्यक्ति धनवान, रूपवान, गुणवान, विद्यान सब होगा। धनेश का अगर कर्म स्थान पे दर्शन करें, हम शास्त्र मत भी ले लेते हैं, ये तो हमने अपनी बात कही, मैंने शास्त्र क्या कहता है। नवम स्थान गत होने से जातक दाता पुण्य कार्य में निरत, प्रसिद्ध, भाग्यवान और बली होता है। ठीक है, सब फल शुभ ग्रह से युक्त होने से होते हैं। पाप ग्रह से युक्त होने पर दरिद्री और कंजूस हो जाता है। यदि द्वितीय से शुभ ग्रह हो तो जातक सुख प्रिय और प्रसिद्ध धनवान होता है। यदि पाप ग्रह हो तो जातक भिक्षुक, वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह, भिखारियों की तरह भिखारी भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करता है। द्वितीय के नवमगत होने से जातक बात रोगी होता है। अच्छा, बचपन में इसको समस्याएं आती हैं, ये भी बात है। अगर दशम स्थान पर धनेश चला जाए, कर्म भाव में धनेश आ जाए, तो जातक कर्मठ होगा, निश्चित बात है। जातक राजा से यानी गवर्नमेंट से संबंधित लाभ प्राप्त करता है, भाई और पिता का पालन करने वाला जातक होता है, और इसके शकल सूरत भी सुंदर होती है, पंडित जैसी वाणी होती है इसकी, मानी लेकिन कामी होता है, बहुत स्त्री से युक्त और राजा के दिए हुए धन से ये धनवान बनता है, गवर्नमेंट से लाभ इसको होता है। अगर द्वितीय शुभ ग्रह हो तो माता पिता का पालन करने वाला होगा, और पाप ग्रह हो तो मातृ पितृ द्रोही भी होगा। दोनों पक्षों को देखना है, जरूरी नहीं है कि एक जैसा लाभ मिले। धनेश अगर आमदनी में होगा तो यह योग अच्छा बनेगा। एक धन का स्वामी आमदनी में अपने पैसे को व्यापार में लगा करके पैसा बढ़ाना इस व्यक्ति को आएगा, क्योंकि धनेश धन संग्रह किया हुआ कितना है वो व्यापार आमदनी में लगाएगा, और आमदनी से आमदनी बढ़ेगी। शास्त्र क्या कहता है? जातक उद्यमशील यानी व्यापार बढ़ाएगा, व्यवहार में अच्छा होगा, अपने से बड़े लोगों के साथ इसकी बैठक होगी, जैसे उच्च अधिकारियों से इसको लाभ प्राप्त होगा।
और जातक को एक और चीज कहते हैं कि राजमंत्री, लक्ष्मीवान, विख्यात यानी फेमस बनाएगा, यशस्वी तथा भोग सुख इत्यादि की प्राप्ति होगी। और यह व्यक्ति आश्रितों का प्रतिपालक होगा, यानी जो इसके आश्रय में रहने वाला होगा, बाल बच्चों का, परिवार का ये पालन करने वाला जातक होगा। धनेश जब 12वें घर में चला जाए तो ऐसी अवस्था में जातक प्रायः बचपन में घर छोड़ करके कहीं और रहता है। किस कंडीशन में, ये तो हमने देखे हैं, सो बता रहे हैं। शास्त्र क्या कहता है, अगर 12वें घर में धनेश हो जाए तो जातक परदेश में धन प्राप्त करने वाला होता है। वही बात आई, पापी, कपाली, म्लेच्छों की संगति करने वाला, भूत प्रेत तंत्र मंत्र इत्यादि की संगति में रहने वाला, क्रूर और बली होता है। यदि द्वितीय शुभ ग्रह हो तो शुभ फल होता है, और जातक संग्रामिक होता है, परिश्रम करने में खूब आगे, और जिंदगी में अपनी सफलता अपने हाथों से सफल पूर्वक बना लेता है बहुत कुछ अपने लिए। तो धनेश का 12वें घर में फल यही होगा, व्यक्ति के पास जितना आएगा उतना खर्च कर देगा, और ये तंत्र मंत्र, झाड़ फूक इत्यादि में ये व्यक्ति लगा रहेगा, और पुनः भोगी वृत्ति वाला भी बनाता है। स्त्रियों का भोगी, बहु स्त्रियों का भोगी। खैर 12 घरों तक धनेश का प्रतिफल ऐसा देखने में आया, शास्त्र के अनुसार भी और मेरे अनुसार भी। अब आपके टिप्पणियों के इंतजार में हम रहेंगे कि आपको इसका प्रतिफल कैसा लगा। जिन लोगों ने टिप्पणियां दी हैं हम उनको जवाब अवश्य देंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लेते हैं विदा। नमस्कार, जय